अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा मूड अच्छा है तो इसलिए मैं आपको एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग किस्से सुनाऊंगा। लेकिन इन तीनों किस्सों में एक बात कॉमन है कि ये सब कुछ रियल है, ये किसी न किसी के साथ हुआ है। यहाँ पर कोई भी मनगढ़ंत कहानी हम लोग प्रेजेंट नहीं करते। जो लोग हमें कहानी शेयर करते हैं उनके साथ वो सारी चीज़ें एज इट इज़ हुई होती है और वही हम लोग आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। और ये कहानियों का बस एक ही मकसद है कि कोई भी इंसान उन बुरी आत्माओं का शिकार ना बने। हालांकि हम में से कोई भी इंसान ऐसा चाहता नहीं है, लेकिन ना चाहते हुए भी हमारे साथ कुछ ना कुछ ऐसी मिस्टेक हो जाती है। वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोग मिस्टीरियस अरहान पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। किस्सा अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हमारी सबसे पहला किस्सा है मुंबई के अदनान भाई का। अब अदनान भाई पांचों टाइम के नमाजी है। इनकी एज कुछ 38 से 40 के बीच में ही है और इनके घर में इनकी वाइफ है और उनका एक लौता बेटा है। अब पेशे से अदनान भाई एक कारीगर है और उनकी वाइफ घरों में एज अ मेड का काम करती है। अब उन दिनों अदनान भाई की जॉब नहीं थी और उनकी वाइफ काम कर रही थी, लेकिन तभी अचानक इनके बेटे की तबीयत खराब हो गई। तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि उनको उनके घर के पास शायद एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर उसको लेके गए और डॉक्टर ने कहा कि आपके बेटे को भर्ती करना पड़ेगा, यानी कि एडमिट करना पड़ेगा। तो उन्होंने उस बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिए। अब वो हॉस्पिटल में या दूसरे किसी भी हॉस्पिटल में स्पेसिफिक टाइम होता है, विजिटिंग आवर्स बोलते हैं। बस उसी टाइम में आप अपने पेशेंट से मिल सकते हो, बाकी सब टाइम पे आपको हॉस्पिटल के बाहर ही रहना है। अब उनकी वाइफ काम कर रही थी तो अदनान भाई ने सोचा कि मैं ही अपने बेटे के साथ 3-4 दिन यहाँ पर, जब तक ये हॉस्पिटल में है मैं रुक जाता हूँ। तो खैर बेचारे वो दिन रात वहाँ पर रुके हुए थे और 2 दिन कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ ठीक था। अब तीसरे दिन जहाँ पर उनका बेटा एडमिट था, सेम वार्ड में एक पेशेंट आती है और वो पेशेंट की एज कुछ 6 या 7 साल की, यानी कि वो छोटी बच्ची थी। अब वो जैसे ही उस बच्ची को लेकर आए, यकीन करो पूरा का पूरा वार्ड उसने सर पे उठा ली। दिखने में तो छोटी बच्ची थी, लेकिन जब कोई डॉक्टर उसको इंजेक्शन देने आ रहा था ना तो इतना जोर से चिल्ला रही थी मानो कि उसके गले में से कोई मर्द की आवाज़ निकल रही थी। वो आवाज़ इतनी मोटी थी कि सब लोग सुन के हैरान हो रहे थे और वो बच्ची डॉक्टर को हाथ लगाने ही नहीं दे रही थी, एकदम मछली की तरह तड़प रही थी। किसी भी तरह से डॉक्टर लोग उसको कोशिश कर रहे थे दवा देने की और वो दे नहीं पा रहे थे। खैर वो अदनान भाई भी दूर से देख रहे, वो सोच रहे कि बेचारी बच्ची के साथ ऐसा क्या हो गया जो ये इतना बेचैनी से तड़प रही है। अब उनको तो कुछ खैर समझ में नहीं आया। अब वो बेचारे बाहर बैठे, विजिटिंग आवर्स का टाइम हुआ तब वो जैसे वार्ड में घुसे तो वो क्या देखते कि वो बच्ची एग्जैक्ट उनके बेटे के बाजू वाले बेड में ही है। अब वो देख रहे तो बच्ची सोई हुई थी, लेकिन उनके बेटे से पूछे कि क्या मतलब ये इतनी बच्ची की इतनी ज़ोर से आवाज़ आ रही थी, क्या हुआ? बोले अब्बा पता नहीं बेचारी के साथ क्या तकलीफ है, एकदम अजीब ही बिहेव कर रही है और लग ही नहीं रहा कि वो लड़की है। उसके गले में से किसी मर्द की आवाज़ आ रही है। डॉक्टर लोग भी खुसर फुसर कर रहे, वो भी उनको भी समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे तो बहुत डर लग रहा अब्बा, पता नहीं क्या है। बोले नहीं बेटा डरने की बात नहीं है, कभी भी कुछ से डर लगे तो आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक लेना, ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक अदनान भाई वहाँ बैठे थे वो बच्ची सोई हुई थी। अब विजिटिंग आवर खत्म हो गया और अदनान भाई बाहर चले गए। अब वो रात को क्या हुआ, उनका बेटा बोलता है कि वो बच्ची अचानक रात को उड़ गई और वो बस एक ही चीज़ बोल रही थी कि मुझे मेरे पापा के पास जाना है, मुझे मेरे पापा के पास जाना है, और रो रही थी। अजीब सी आवाज़ में रो रही थी और जब उसको सब संभालने की कोशिश करे तो वो बच्ची संभल रही नहीं थी। अब ये लड़का तो डर रहा है बाजू में और वो किसी तरह से वो रात गई। उसने फ़ौरन सुबह नाश्ते के टाइम पे अपने अब्बा को सारी चीज़ें बता दिया। तो उसके बाद बोले कि बेटा 1-2 दिन की बात है, फिर तेरा डिस्चार्ज हो जाएगा तो अपने को क्या करने का। खैर अब उसी शाम को तकरीबन 4 बजे के टाइम पे जब विजिटिंग आवर वापस से स्टार्ट हुआ तब अदनान भाई अपने बेटे के साथ बैठे हुए थे। तब उस लड़की के फादर ने अदनान भाई को देख के कहा कि अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम सलाम, हाँ बोलिए। बोले मेरा नाम यूसुफ है और ये मेरी बेटी है, हम लोग यहाँ रहते हैं। वो कोई एरिया का नाम बताए तो इनकी जान पहचान हो गई। अदनान भाई अगर मैं आपसे कुछ हेल्प मांग सकता तो आप करोगे? तो इन्होंने कहा कि हाँ बोलिए क्या बात है। मेरे पास एक तेल है, ये तेल आपको है ना बस मेरी बेटी के कान में डालना है, क्योंकि मैं नापाक हूँ और आप माशाल्लाह नमाज़ पढ़ते हो और मैंने आपको देखा भी नमाज़ पढ़ते हुए, तो अगर आप मेरी मदद कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो अदनान भाई बोले कि देखो मैं कर तो दूंगा, लेकिन ये हॉस्पिटल है और यहाँ पर कैमरे लगे हुए, और पहले तो मुझे ये बताओ कि इन बच्ची के कान में तेल क्यों डालने का, पहले मुझे सब बताओ फिर मैं करूँगा। तो यूसुफ भाई ने बताया कि मेरी बेटी
आज से तकलीफ में नहीं है, 2-3 महीने से इसी तरह से परेशान है। बोले क्या हो गया? बोले वो दूसरे बच्चों के साथ गार्डन में खेल रही थी, तब से ना वो झपट में पड़ गई है। झपट में पड़ गई है? बोले आपने किसी को दिखाया? बोले हाँ, मैंने एक बाबा को दिखाया हो, वो बाबा ने मुझे ये तेल दिए है, बोले कि अपनी बेटी के कान में डालना तो वो ठीक हो जाएगी। तो अदनान भाई बोले कि ठीक है मैं करता हूँ। अब जैसे उन्होंने तेल की शीशी लेके वो बच्ची के पास गए तो बच्ची ने क्या बोली कि अंकल आप अच्छे अंकल हो ना, आप मेरे लिए एक काम करेंगे? अदनान भाई बोले हाँ बेटा बोलो। मेरे पापा को बुलाएंगे प्लीज़, मेरे पापा को बुलाएंगे। तो अदनान भाई बोले अरे ये तो तुम्हारे सामने तो तुम्हारे पापा खड़े हुए बेटा। नहीं नहीं ये मेरे पापा नहीं अंकल, नहीं नहीं ये मेरे पापा नहीं है। अदनान भाई बोले कि ये बच्ची क्या बोल रही है भाई साहब? बोले नहीं आप उनकी बात पे ध्यान न दो, मैं आपको बताता हूँ, आप पहले ये करो। तो अदनान भाई और उसके फादर ने हाथ पैर पकड़े बच्ची का और उसके कान में तेल डाले। कान में तेल जैसे ही डाले है वो बच्ची एकदम अजीब सा चिल्लाने लगी। उस टाइम पे अदनान भाई के भी रोंगटे खड़े हो गए, वार्ड वाले सब जमा हो गए। उस टाइम पे वो लड़की के गले से ना मर्द की आवाज़ आ रही थी और बस एक ही चीज़ बोल रही थी कि आप अच्छे अंकल नहीं है, आप अच्छे अंकल नहीं है, मुझे मेरे पापा के पास जाना है, मुझे मेरे पापा के पास जाना है। तब वो डॉक्टर लोग आए और उस लड़की को शांत किए। तब उसके लड़की के फादर ने बताया कि मेरी बच्ची के आंख में किसी लड़के का, कोई छोटे बच्चे का आत्मा है जो उस गार्डन से ही आई है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो बाबा अभी तक इसके शरीर से उसको निकाल नहीं पाया। तो ये बात सुन के अदनान भाई भड़क गया, बोले कि देखो वो बाबा जो है ना वो फर्जी है, क्योंकि इस तरीके के जब केस हो जाए तो अक्सर लोग बेवकूफ़ बनाते हैं और 2-3 महीने से वो कर रहा है, मतलब वो आपको सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा है। और इन्होंने पूछा कि वो क्या तुमसे पैसा ले रहा है? तो उन्होंने कहा कि हाँ मुझसे पैसा ले रहा है। तो बोले कि अभी के अभी उस बाबा को की चीज़ तुम मत करो, आपको एक तरीका बताता हूँ, ये करो इंशाल्लाह आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि क्या? तो उन्होंने बोले कि रुकिया आपको पढ़ने आता है तो आप उसके सामने पढ़िए, अगर आपको नहीं आता है तो उस बच्ची को सुनाइए, देखिए कुछ ही दिनों में वो बच्ची ठीक हो जाएगी। उसके फादर ने बोले कि ठीक है जैसा आप कहते हो वैसे करेंगे। उसी पल उन्होंने रुकिया सुनाना शुरू करा उस बच्ची को। वो बच्ची इस तरह से बिहेव कर रही थी मानो कि उसके अंदर का जो शैतान था, वो यानी कि बच्चे की आत्मा थी ना, वो तड़प रही जैसे, वो कोशिश करी उससे निकलने की और वो मतलब एकदम उभर गई, समझ लो उसके अंदर की आत्मा। मतलब वो रुकिया इतना ज़्यादा पावरफुल था। अदनान मैंने बोले कि इस बच्ची को डेली सुनाओ, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगी। और यकीन माने हफ्ता 10 दिन में वो बच्ची नॉर्मल होगी। और वो यूसुफ भाई ने अदनान भाई को बोल के शुक्रिया अदा किए। ये सारी चीज़ें मुझे खुद अदनान भाई ने बताया। अब आपको सुनकर कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर जिसको रुकिया के बारे में नहीं पता है तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, बहुत ही पावरफुल होती है। इसमें अलग अलग सूरे होती है, आयतें होती है, दुआएं होती है। और अगर जिनके अंदर इस सारी बुरी आत्माएं हैं तो उनको ये सुनाओ, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। खैर अब ये दूसरा किस्सा है ओडिशा में रहने वाले मुजीबुर का, जो कि ओडिशा में अलग अलग माइंस है, आयरन की माइंस है, पता नहीं कौन कौन सी माइंस है वहाँ पर। तो वहीं पर ये काम करता था और इसको घर पे आने के लिए अच्छा खासा देर हो जाता था। तब एक दिन ये रात को घर पर जा रहा था, तब इसको पीछे से किसी ने आवाज़ दिया और वो जो आवाज़ थी वो किसी फीमेल की थी और उस फीमेल को मुजीबुर जानता था। इसने पलट के देखा तो पीछे कोई नहीं था। फिर मुझे भी सोचा कि इतनी रात को बराबर सुना मैंने, ये उन्हीं की आवाज़ थी और मैं पीछे पलट के देख रहा तो वो नहीं है। तो वो फिर से चलने लगा, फिर उसको आवाज़ आई मुजीबुर। अब की बार वो फिर देखा तो फिर पीछे कोई नहीं। अब इसको घबराहट होने लगी, रात का टाइम है और जब मैं पीछे देख रहा तो पीछे कोई नहीं और इतना तो कोई मजाक तो नहीं करेगा। तो अभी डर के मारे पीछे नहीं पलट रहा और ये फटाफट अपने घर की तरफ गया। अब उसके घर में इसके 2 भाई थे, इनकी अम्मी और अब्बा थे। अभी गया और जाके बताने लगा कि अम्मी मुझे ना वहाँ पर नाके पे कोई मेरा नाम पुकार रहा था और वो अपने पड़ोस में जो भाभी रहती ना उन्हीं की आवाज़ थी। मैंने जब पीछे पलट के देखा तो वो नहीं थे और ऐसा मेरे साथ 2 बार हुआ। तो उसकी अम्मी ने बोले कि बेटा जब भी कोई रात को ऐसे पीछे से आवाज़ दे तो नहीं पलटना चाहिए, ऊपर से सुनसान रास्ते में तो बिल्कुल नहीं पलटना चाहिए। तुमने ऐसी गलती कैसे कर दिया? बोले कि अम्मी मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मैं जानबूझ के कुछ नहीं किया। बोले कुछ नहीं बेटा, एक काम कर,
दुआ पढ़ के फूंक ले, कुछ नहीं होगा। खैर अब वो घर पे बस बैठा ही था, आकर दुआ पढ़ लिया उसने, लेकिन थोड़ी देर में मुजीबुर के पेट में अजीब सी अकड़न होने लगी, पूरा पेट उसका दर्द करने लगा, तड़प रहा था वो। उसके दो भाई लोग, उसके अम्मी अब्बा देख के हैरान हो गए कि अचानक मुजीबुर को क्या हो गया। वो समझ गए कुछ तो मसला है। अब इतनी रात को उड़ीसा जैसी जगह पे, और उनका उड़ीसा में भी कोई गाँव में घर था, तो अब ऐसे डॉक्टर कहाँ से मिलेगा। अब वो सोचे कि घर की कोई देसी दवा देके उसको ठीक कर देंगे, तो उसको दवा भी दी, लेकिन उसका दर्द कम नहीं हो रहा, दर्द बढ़ते जा रहा। अब किसी तरह से उसके घर वाले और मुजीबुर वो रात कैसे भी निकाले। सुबह होते ही उन लोग ने डिसाइड किए कि काम करते डॉक्टर को दिखाते हैं, लेकिन सुबह दर्द एकदम ख़त्म हो गया। दर्द ऐसा मानो कि था ही नहीं। तब इनको लगा हो सकता है कोई नॉर्मल बात होगी। तो खैर मुजीबुर फिर से माइंस में चले गए काम करने के लिए। फिर जब वो रात को आ रहा, फिर उसके पीछे कोई आवाज़ दे रहा मुजीबुर। अब की बार वो पलट के तो नहीं देख रहा, लेकिन उसको पेट में दर्द शुरू हो गया। वो फौरन घर पे भागा और फिर वो घर पे तड़प रहा एकदम मछली की तरह। फिर उसके घर वाले परेशान, बोले कि देख बेटा, आज तुझे दिन में चले जाना चाहिए दवा लेने के लिए। बोले अम्मी मुझे क्या मालूम, और अभी मैं आ रहा था फिर से मुझे आवाज़ आई। तो वो रात किसी तरह से पूरे घर वाले जागे। सुबह होते ही वो लोग बोले एक काम करते, ये ना कोई असरात हो गए, एक काम करते बाबा के पास जाते। यहाँ पर जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि देखो दो तरीके के बाबा होते हैं। एक होते हैं जो अच्छे जीन के साथ होते हैं, जो अच्छा इल्म करते हैं, और एक होते हैं जो गंदा इल्म करते हैं, जिनके पास बुरे जीन होते हैं और वो शैतानी चीज़ें करते हैं। अब ये लोग गलती से बुरे बाबा के पास चले गए थे, जो कि इनको नहीं जाना चाहिए था। अब आगे क्या हो मैं आपको बताता हूँ। तो खैर अब मुजीबुर, उसके दो भाई और उसके फादर, ओमनी वैन थी या कोई पुरानी सी वैन थी, लोग उसमें बैठे। इनके घर से वो बाबा का जो जगह थी वो 20 किलोमीटर दूर था। अभी लोग शाम को घर से निकले और कुछ पौना घंटा या 1 घंटा करीब करीब लगने वाला था, क्योंकि रास्ता सही नहीं था। अभी लोग रात को जा रहे हैं। अब मुजीबुर का भाई ड्राइविंग कर रहा था, तो वो हाईवे पे क्या देखता है कि रास्ते के बीच में एक नाग फन फैलाए बैठा है। अभी लोग हैरान, ये लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे कि यार नाग बीच में बैठा फन फैला है। तो उसके भाई ने बोला कि भाई काम कर, सांप को उड़ा मत, उसके बाजू से लेके निकल जा। वो गाड़ी को लोग ने बाजू से लेके निकल गए। फिर वो बाबा की तरफ ही लोग बढ़ रहे थे। फिर देख रहे रास्ते में वही सांप वापस ऐसा फन फैलाए बैठा है, मानो कि वो सांप उन्हीं का वेट कर रहा है और उनका रास्ता रोक रहा है, उनको जाने नहीं दे रहा वो सांप। ये लोग फिर से उसको कट मार के बाबा के पास पहुंच गए। अब जब ये लोग इस बाबा के पास जाके देखे तो इनको पता चला कि ये तो कोई शैतानी बाबा है, क्योंकि इस्लाम में हराम है इस तरीके के जो शैतानी जो इल्म करते हैं उनसे अपना इलाज नहीं करवाने का। हालांकि वो लोग इलाज कर देते, लेकिन उन लोग कभी कभी नुकसान भी कर देते। खैर लोग वहाँ पर पहुँचे, देखे तो बाबा बैठा हुआ है। बाबा को लोग बताया कि हमारे साथ ये सारी चीज़ें हुई पिछले 2 दिनों से। अब बाबा के पास एक खोपड़ी थी, उस खोपड़ी में शराब डाला और पता नहीं क्या क्या किया, और उस खोपड़ी से उसने बात किया। अभी लोग देख रहे हैं, इनको थोड़ा अजीब भी लग रहा है, डर भी लग रहा है, और उनका भाई जो इतना तड़प रहा था उनको से लग रहा है हो सकता है वो ठीक कर दे। तो बाबा उनको क्या बोलता है कि जब तुम रास्ते में आ रहे थे तुमको कोई जानवर मिला था? तभी लोग सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। बोले हाँ बाबा मिला तो था। वो जानवर सांप था? बोले हाँ सांप था। बोले वो सांप नहीं था, वो वही आत्मा थी जो तुम्हारे भाई के पीछे पड़ी है पिछले 2 दिनों से। अगर अभी तुम लोग यहाँ पर नहीं आते तो वो तुम्हारे भाई को अपने साथ लेके जाने वाली थी। अब वो बाबा ने कुछ चीज़ें किया और पता नहीं क्या क्या किया, टाइम लगा, लेकिन उसने मुजीबुर के पीछे उस शैतानी साया को हटा दिया। लेकिन जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हुई तब उनको एहसास हुआ कि पहली बात तो ये जब चीज़ें किसी के पीछे पड़ती है तो कोशिश करो अच्छे बाबा के पास से इलाज करने की, इस तरीके की शैतानी लोगों के पास नहीं। क्योंकि कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, आपका इलाज करते हैं लेकिन आपके पीछे और 2-3 बुरे जिन्नात छोड़ देते ताकि आप लोग बस परेशानियों में मुक्ति लाओ। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान देने का। तो अगर आपको ये कहानी भी अच्छी लगी तो आप लोग इसके बारे में भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अपना ओपिनियन शेयर किया करो। अब हम लोग बात करेंगे हमारे तीसरे किस्से की, जो कि अगेन हुआ है मुंबई के रहने वाले, इनफैक्ट अंधेरी के रहने वाले फैजल शेख के साथ, जिसकी उस वक्त एज कुछ 19 से 20 साल की थी। और ये अंधेरी में रहते हैं और मुंबई सेंट्रल में यानी कि साउथ मुंबई में
अपनी खाला के पास जाने वाले थे। अब ये उस रात को अकेले ही जा रहे थे, इससे पहले भी कई बार जा चुके, लेकिन यहाँ पर फैसल की प्रॉब्लम ये थी कि इसको ना ही ट्रेन चलती है ना ही इसको बस चलती है, ये ऑटो और टैक्सी से ही जाता है। तो ये हमेशा की तरह अपने घर से अंधेरी से इसने ऑटो पकड़ा और बैंड्रा तक आया। बैंड्रा के आगे ऑटो नहीं जाती है, तो बैंड्रा तक आया, वहाँ पर उतरा और इसको पता था कि बैंड्रा तालाब के पास इसको टैक्सी मिल जाएगी। तो ये बस टैक्सी के लिए चल ही रहा था, तब देखा कि आज साला रास्ते में टैक्सी भी नहीं है। तब ये बहुत ढूंढा लेकिन उसको टैक्सी नहीं मिल रही है, वो हाथ भी दिखा रहा था, कोई टैक्सी वाला रोक रहा नहीं। तभी अचानक से फैसल के कंधे पर किसी ने हाथ मारा। जब ये पलट के देखा तो करीब 6.5-7 फुट लंबा कोई बुजुर्ग आदमी था। बोला कि बेटा क्या हुआ? बोले नहीं चाचा, मैं टैक्सी रोक रहा था, मुझे मुंबई सेंट्रल जाना है। आप टैक्सी ड्राइवर हो क्या? हाँ मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ बेटा, चलो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। तो फैसल बोला ठीक है। अब वो बुजुर्ग चाचा आगे आगे चल रहे और फैसल उनके पीछे पीछे चल रहा है। अब थोड़े ही दूर पे उनकी टैक्सी खड़ी हुई थी, और वो जो टैक्सी थी वो कोई आम टैक्सी नहीं थी, वो थी फिएट टैक्सी। एक टाइम था जब मुंबई में फिएट टैक्सी चलती थी। खैर मज़े की बात यह है कि फैसल को फिएट कार्स बहुत पसंद थी, तो देख के खुश हो गया कि अरे वाह फिएट टैक्सी। अब वो बैठ गया और चाचा ने टैक्सी चालू कर दी है। अभी लोग जा रहे, अब बैंड्रा से माहिम आया। तो फैसल ने पूछा कि चाचा आप अभी तक फिएट टैक्सी चला रहे हो, क्योंकि ये तो बहुत पहले बंद हो चुकी है ना, आपको पुलिस वाले नहीं पकड़ते क्या? नहीं मुझे कोई नहीं पकड़ता है, तुम फिक्र मत करो। अब इसने सोचा कि हो सकता है शायद ये चचा इलीगली चला रहे होंगे। अब ये टैक्सी से बाहर यहाँ वहाँ देख रहा है, और तभी इसकी नज़र गई कि चाचा बैठे ही बैठे अजीब सा मुस्कुरा रहे। अब ये पूछ रहा है कि चाचा आप ऐसा हंस क्यों रहे हो? नहीं मुझे बेटा कुछ याद आ गया इसलिए मैं हंस रहा हूँ। अब वो कोशिश कर रहा है उस बुजुर्ग चाचा से बात करने के लिए, लेकिन ये बात नहीं कर रहे, ये सिर्फ मुस्कुरा रहे और ये पलट के भी नहीं देख रहे। अब इसको थोड़ा डर लगा कि यार ये तो अजीब सा हंस रहे हैं, प्लस ये साला पीछे पलट के नहीं देख रहा। अब तक तो ये मुझसे अच्छे से बात कर रहे थे कि अभी अचानक इनको क्या हो गया? अब बस ये वही सोच रहा है और ये खिड़की के बाहर भी देख रहा है। और इतनी देर में ये लोग दादर तक पहुंच गए थे। तभी क्या देखता है कि ड्राइविंग सीट पे कोई बैठा नहीं है और चारों तरफ की खिड़की बंद है। अभी हैरान, टैक्सी अपने आप चल रही थी। अभी एकदम पैनिक करने लगा, ये टैक्सी से चिल्ला रहा है कि कोई मतलब बचा ले। और उस रात को रोड पे बहुत कम लोग थे। अभी मदद के लिए चिल्ला रहा है, लेकिन कोई उसको देख ही नहीं रहा। और वो टैक्सी बिना ड्राइवर के चल रही थी। ये किसी सपने से कम नहीं था उसके लिए। हालांकि थोड़ा बहुत गाड़ी चलाने आती थी, वो फौरन कोशिश करके ड्राइविंग सीट पे बैठा और ब्रेक लगाया, गाड़ी रुक गई। वो फौरन गाड़ी से उतरा और जब वो पीछे पलट के देखा तो वो टैक्सी गायब थी। एकदम पसीना पसीना, इसकी हालत खराब, है क्या करे समझ में नहीं आ रहा है। ये थोड़ा दूर पे गया तो वहाँ पर एक सेंट्रो टैक्सी खड़ी हुई थी। वो टैक्सी वाले के पास गया, बोला कि भाई साहब अभी मैं एक टैक्सी में आया था, वो टैक्सी में ड्राइवर नहीं था, वो बिना ड्राइवर के टैक्सी चल रही थी। ये सुन के टैक्सी वाला भी उस पर हंसने लगा, बोले कि यार बेटा इतनी रात को क्या तुम ऐसा मजाक कर रहे हो? बोले नहीं अंकल मैं सच बोल रहा हूँ, मैं जिस टैक्सी में था वहाँ पे उसमें ड्राइवर तक नहीं था। बोले अरे बेटा मेरे साथ मजाक मत करो, क्या हुआ तुमको मुझे क्लियरली बताओ। नहीं अंकल मैं आपको बता नहीं सकता, मुझे एक काम करो मुंबई सेंट्रल तक जाना है, आप मुझे मुंबई सेंट्रल छोड़ सकते हो क्या? तो बोला कि अच्छा ठीक है बैठ जाओ। तभी फैसल वो टैक्सी में बैठ गया। अब टैक्सी में जब उसने बैठा तब उसने बताया कि अंकल ऐसा ऐसा है, बैंड्रा से जब मैं बैठा था तो एक 7 फुट लंबे बुजुर्ग चाचा मुझे मिले थे जो फिएट टैक्सी चला रहे थे और वो अचानक से गायब हो गए। तब वो सेंट्रो वाले ने बताया कि वो जो बुजुर्ग चाचा को तुमने देखा था उसका बैंड्रा में ही 20 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, किसी ट्रक ने उसको उड़ा दिया था। तब उस टाइम पे वो फिएट टैक्सी चलाता था। तो तब से लेके आज तक वो चचा इसे रात को भटकते, लेकिन वो किसी को कुछ करते नहीं है। तभी फैसल सुना और इसके हाथ पैर ठंडे हो गए। वो जैसे ही मुंबई सेंट्रल उतरा वो अपने घर पे जाके ये सारी चीज़ें बताया, लेकिन किसी ने भी इस पर बिलीव नहीं किया। जब उसने मुझे बताया तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ, क्योंकि मैं खुद मुंबई में रहता हूँ और मैं बैंड्रा में रहता हूँ। मैंने कभी भी ये सुना नहीं था, ना ही मैंने कभी ये महसूस किया था। लेकिन मेरे सब्सक्राइबर है और उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये मेरे साथ हुआ था, तो इस वजह से मैंने मान लिया। अब आपको क्या लगता है फैसल सच बोल रहा है या नहीं, वो आप लोग खुद डिसाइड करो। अगर आप लोग मुंबई में रहते हो और बैंड्रा में रहते हो तो क्या आपने कभी ये सुना था? ये सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो यार बस इस वीडियो में इतने। अगर आपको ये किस्से अच्छे लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट कहानी में। टिल देन बाय।